आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12 की चैप्टर 5 का पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया गया है और ये पार्ट 2 है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री का। तो पार्ट 2 में हम उत्प्रेरण के बारे में अध्ययन करें। तो चलते हैं अपनी क्लास पे उत्प्रेरण का अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्प्रेरण। ठीक है, तो उत्प्रेरण होता क्या है, उत्प्रेरण के गुण पढ़ेंगे, उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे, मतलब सारा उत्प्रेरण के बारे में ही पढ़ेंगे। तो उत्प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिसिस। ठीक है, अब हम चले उत्प्रेरण के सबसे पहले उत्प्रेरण की डिफिनीशन पढ़ते हैं। उत्प्रेरण क्या होता है? तो उत्प्रेरण का मतलब होता है कि अगर कोई क्रिया करता है, ठीक है, कोई क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है किसी के साथ, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रही है, इस तरह से जब क्रिया होती है, कोई भी क्रिया होती है, तो उसमें जो उसकी सक्रियता को बढ़ा देता है, जैसे मान लीजिए कि जब हवन होता है, सभी लोग जानते हैं, हवन को तो जानते ही होंगे, तो उसमें जब लकड़ी जलती है, हवन में डाली जाती है सामग्री, तो हवन सामग्री के साथ साथ उसमें क्या किया जाता है, तो हवन सामग्री के साथ साथ उसमें क्या किया जाता है, डाला जाता है साथ में घी। और जब घी डाला जाता है तो वो उसके जलने की क्षमता को, जब आग जलती है तो उसके जलने की क्षमता को और बढ़ा देती है। तो यही काम होता है उत्प्रेरक का। ठीक है, यही काम क्या होता है, उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक क्या करता है, कोई भी अगर क्रिया होती है तो उत्प्रेरक उसकी क्रियाशीलता को या तो बढ़ा देता है या तो कम कर देता है, और वही उत्प्रेरण मतलब उत्प्रेरक कहलाता है। और उत्प्रेरक की इस घटना को ही उत्प्रेरण कहते हैं। तो चलिए डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। पहले डिफिनीशन इसकी क्या है देख लीजिए, डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, वे रासायनिक क्रिया, ये वो लिख गया है यहाँ पे, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा, वे लिख दीजिएगा। वे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति के कारण, जो मतलब वो प्रेजेंट होते हैं, जब वो पदार्थ प्रेजेंट होंगे, तो वे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया की दर या तो बढ़ जाती है और या तो कम हो जाती है। जो रासायनिक क्रिया की दर होती है या तो धीमी हो जाती है और या तो तेज हो जाती है, मतलब या तो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है, लेकिन खुद वो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता। खुद क्या करता है, उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, लेकिन उसमें जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ जैसे उत्प्रेरक मौलिक डायमंड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये यहाँ पे उपस्थित रहते हैं और क्रिया जैसे होती है तो इसी तरह से करवाई जाती है। जैसे NH2 की हम करवा देंगे 2NH2 से, तो बना क्या लेता है, NH3। ठीक है, इस तरह से बनाता है ना। तो इस तरह से मतलब जो क्रिया होती है तो वो क्या कहलाती है, तो वो हमारी कहलाएगी 2NH3। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, तो वो हमारी कहलाती है उत्प्रेरक, मतलब उत्प्रेरक कहलाता है, जो रिएक्शन के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे कहीं कहीं पे हमारी प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, जो अल्ट्रावायलेट होती है किरणें होती है, मतलब उच्च ऊष्मा होती है, वो भी क्या करती है, उत्प्रेरक का काम करती है। तो जो रिएक्शन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। खुद तो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक है, उसकी क्रियाशीलता को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहा जाता है। उसे क्या बोलता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। तो आप लिख लीजिएगा, उसे क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। और थोड़ा सा और लिख लीजिए क्योंकि आगे साथ नहीं लिखा है हमने, तो लिख दीजिए इस घटना को ही। ठीक है, इतना लिखने के बाद जब आप इतना यहाँ पे तक लिख लोगे, उत्प्रेरक कहा जाता है, इसके बाद लिख देना कि इस घटना को ही, ठीक है, इस घटना को ही क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इस घटना को ही क्या बोलते हैं, तो इस घटना को ही उत्प्रेरण कहते हैं। तो ये है उत्प्रेरण। ठीक है, और जो नीचे लिखी है डिफिनेशन वो है उत्प्रेरक की डिफिनेशन, और ये जो पूरी घटना होती है उसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरण। तो अब चले इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए उदाहरण क्या है। जैसे मान लीजिए हमने अगर कोई ले लिया पोटेशियम क्लोराइड, ये हमने पदार्थ ले लिया और इसको हमने बेहद उच्च तापमान पर गर्म किया। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया और गर्म किया। तो हमने प्राप्त किया कि जब हमने उसे प्राप्त किया तो क्या है, तो विज्ञप्त किए गए ऑक्सीजन गैस बहुत धीरे धीरे निकलती है। उसमें जब देखा हमने, जब ये बहुत तेज
उच्च तापमान पर जलाया गया तो उसमें देख रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है वो बहुत धीरे धीरे निकलती है। लेकिन अगर थोड़ी मात्रा उसमें हम किसकी मिश्रित कर दें, MnO2 की, मैग्नीज डाइऑक्साइड की अगर थोड़ी सी मात्रा मिश्रित कर देते हैं तब मध्यम तापमान पर भी ऑक्सीजन गैस जो होती है वो तेजी से निकलने लगती है। तो Mn2 यहाँ पे जो काम करेगा वो किसका काम करेगा, तो Mn2 यहाँ पे काम करेगा उत्प्रेरक को, क्योंकि वो अगर वहाँ पे आ जाएगा तो वो उसके उत्प्रेरण मतलब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। और जब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है तो चाहे तापमान मध्यम ही हो लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है वो तेजी से निकलने लगती है। तो ये उत्प्रेरक के कारण होता है। तो ये उसका उदाहरण हो गया। अब चलते हैं हम उत्प्रेरक के कुछ गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं, देख लीजिए यहाँ पे उत्प्रेरक के गुण पढ़ लेते हैं। उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं, तो पहला उत्प्रेरक का जो गुण होता है वो पढ़ते हैं। तो पहला उत्प्रेरक का गुण क्या दिया है, इसमें नंबर नहीं पड़े हैं, ऐसे ही पॉइंट में बताया गया है, नंबर डाल लीजिएगा। इसमें पहला नंबर है अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब क्या होता है, उत्प्रेरक जो होते हैं जब अभिक्रिया होती है तो उत्प्रेरक किसको परिवर्तन कर देते हैं, तो अभिक्रिया के वेग को सबसे पहले परिवर्तन करते हैं। कैसे वेग को परिवर्तन करते हैं, या तो अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं और या तो अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसकी जो होती है वेग परिवर्तन की घटना को वो कर देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो लिखा है इनकी स्वयं की रासायनिक संरचना तथा मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनकी जो स्वयं की रासायनिक संरचना होती है और मात्रा होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा था पहला नंबर, इसे डाल दीजिएगा नंबर। दूसरा नंबर हमारा यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक की अति सूक्ष्म मात्रा भी बड़ी मात्रा में परिवर्तन करने में सक्षम होती है। यहाँ पे बात की गई है अगर हम थोड़ी सी मात्रा उत्प्रेरक की डाल दें तो जो अभिक्रिया होती है वो तेजी हो जाती है या धीमी हो जाती है। तो मतलब उसके सूक्ष्म मात्रा भी बड़ी मात्रा में परिवर्तन करने में सक्षम होती है। अगर यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, जरा उसे देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सक्षम नहीं होते। उत्प्रेरक किसी को अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते लेकिन उसकी क्रियाशीलता को या तो बढ़ा देते हैं या तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हुए तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के मामले में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के मामले में यह अग्र तथा प्रतीप, आगे और पीछे, अग्र मीन होता है आगे और प्रतीप मीन होता है पीछे, पश्च। तो आगे और पीछे दोनों प्रकार की अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के मामले में यहाँ पे लिख दीजिएगा, उधर छप मंत्र अलग हो गई। ठीक है, अभिक्रियाओं, एक मिनट, ये अभिक्रियाओं या यहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक है, अभिक्रियाओं, तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के मामले में ये आगे और पीछे दोनों प्रकार की अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करते हैं। चलिए अब यहीं पे बात कर लेते हैं, ये तो गुण थे हमने देख लीजिए। अब हम उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। उत्प्रेरक के प्रकार कैसे होते हैं, तो देखिए उत्प्रेरक के दो प्रकार से हम उनको बांट सकते हैं। पहला प्रकार होता है भौतिक अवस्था के आधार पर, तो पहले हम बात करेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो चलिए पहले भौतिक अवस्था की बात कर लेते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा होता है क्रिया के आधार पर। ठीक है, क्रिया के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, भौतिक अवस्था के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। भौतिक अवस्था के आधार पर अगर बात करें तो उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, समांगी उत्प्रेरण, ये भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार हैं। तो उस भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार होते हैं। पहला होता है समांगी उत्प्रेरक और दूसरा इसी का पार्ट होता है विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक होता क्या है, समांगी उत्प्रेरण की बात करें तो समांगी उत्प्रेरण की बात करें तो ये होता क्या है, तो देख लीजिए, यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, यहाँ पे वाह बना लीजिएगा, वाले अभिकारक उत्प्रेरक तथा उत्पाद तीनों ही एक
प्रावस्था में या एक ही अवस्था में होते हैं तो ऐसे उत्प्रेरक को हम लोग बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। बात की गई है यहाँ पे 3 चीजों की, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। ठीक है, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों ही किस अवस्था में हो, एक ही अवस्था में होते हैं तो ऐसे उत्प्रेरक को हम लोग बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये तो डिफिनेशन हो गई किसकी, समांगी उत्प्रेरक की। समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेथिल एसीटेट CH3 COO हमने अब क्रिया किसकी करवाई, जल के साथ इसकी करवाई है। यहाँ पे उत्प्रेरक का जो काम कर रहा है वो कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो इनकी जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो बन जाता है एस्टिक अम्ल में मिलता है CH3 COOH और दूसरा मिल जाता है मेथिल एल्कोहल। ठीक है, CH3OH। तो ये दो चीजें हमें दो अभिक्रियाएं करवाने पे दो चीजें में प्राप्त होती हैं, एक तो एस्टिक अम्ल और दूसरा क्या प्राप्त होता है, मेथिल एल्कोहल। लेकिन उनकी तीनों की अवस्था एक ही होती है। ठीक है, अवस्था में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अवस्था मीन्स क्या होता है, जैसे ये एक मेथिल एसिड भी एक गैस है, ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है और ये भी एक गैस है, सब तीनों गैसें हैं। ठीक है, मतलब तीनों की अवस्था एक ही है। तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरक कहलाता है वो समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। चलिए बात कर लेते हैं आगे विषमांगी उत्प्रेरण की। तो देखिए दूसरा नंबर इसी का है, फर्स्ट नंबर था वो, और इसका सेकेंड पार्ट है। भौतिक अवस्था के आधार पर केवल 2 ही पार्ट होते हैं इसके। तो दूसरे अगर पार्ट की बात करें तो दूसरा है हमारा विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक की बात करें तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारक, ठीक है, अभिकारक लिखा हुआ है यहाँ पे, शॉर्ट में इसको लिख दीजिए, सही कर दीजिएगा, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। तो इसमें बात की गई है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है। मतलब कि अभिकारक किसी और अवस्था में होता है और उत्प्रेरक हमारा किसी और अवस्था में होता है। मतलब दोनों की जो होती है वो क्या होती है, अवस्था में परिवर्तन होता है, दोनों की अवस्था अलग अलग होती है। तब हम उत्प्रेरक को क्या बोलते हैं, तो ऐसे उत्प्रेरक को हम लोग बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, अगर विषमांगी उत्प्रेरक के उदाहरण की बात कर लेते हैं तो ये है विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण। अब यहाँ पे देख लीजिए भाई, N2 यहाँ पे क्या है, तो N2 तो गैस है, और यहाँ पे H2 की बात करें ये भी गैस है। लेकिन यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ऊपर जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है ये हमारी धातु है, Fe है। ठीक है, आयरन है, और आयरन जो होता है वो ठोस होता है और यहाँ पे ये गैसें होती हैं। तो दोनों की प्रावस्था में अंतर है। ठीक है, दोनों के उत्प्रेरक की और अभिकारक की दोनों की प्रावस्था में अंतर है। तो इसका मतलब ये कैसा उत्प्रेरक है, विषमांग उत्प्रेरक। ऐसे ही बात कर लेते हैं वनस्पति तेल प्लस H2 और Na भी धातु है और वनस्पति घी बनता है यहाँ पे। तो ये भी किसका उदाहरण है, ये भी उदाहरण है विषमांगी उत्प्रेरण का। मतलब जहाँ पर अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो, उत्प्रेरक की अवस्था धातु में है, ठोस अवस्था में है, और यहाँ पे जो अगर बात करें अभिकारक की अवस्था द्रव अवस्था में है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे गैस अवस्था में थी, तो इस वजह से जो होती है ये अलग अलग अवस्थाएं, इस वजह से इसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब चलिए ये तो बात थी भौतिक अवस्था के बारे में। अब हम क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक को बांट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक को समानतः 4 वर्गों में बांटा गया है। अगर उत्प्रेरक मतलब क्रिया के आधार में बात करते हैं तो उत्प्रेरक को हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। उन चारों भागों की हम बात कर लेते हैं। पहला भाग है धनात्मक उत्प्रेरण। पहला भाग कौन सा है, धनात्मक उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरण की बात करें तो जरा इसकी डिफिनेशन पढ़िए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करने वाले उत्प्रेरक। ठीक है, तो देखिए जब कोई कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, और अगर उसकी हमने अभिक्रिया कर रहा है और अगर उसको तीव्र गति से कर रहा है, मतलब धीमे कर रहा है, तीव्र कर रहा है, धीरे से कर रहा है, तो हमने क्या किया, जाके हमने उसमें वृद्धि कर दी। ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज डाल दी कि जो अभिक्रिया हो गई वो तेजी से होने लगी। जैसे हमने मान लिया कि जैसे जब हवन किया जाता है तो हमने उसमें घी डाल दिया तो वो तेजी से चलने लगा, तो अभिक्रिया तेजी से हो गई। तो ये काम किस प्रकार का, ये उसने क्या किया, वो तो बढ़ रहा था लेकिन उसने उस अभिक्रिया को और
बढ़ा दिया। तो ये किस तरह का काम है, तो ये इसका धनात्मक कार्य हुआ। तो इसलिए ये जो उत्प्रेरक है ये कैसा उत्प्रेरक कहलाता है, ये धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करने वाले उत्प्रेरक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। अगर यहीं पे धनात्मक उत्प्रेरक के जो उदाहरण की बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने उदाहरण में क्या लिया, पोटेशियम क्लोरेट लिया है, और ये जो लिखा है उत्प्रेरक का जो काम कर रहा है इसे हमने गर्म किया पोटेशियम क्लोरेट को, ठीक है। तो ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ये हम ले आए इसमें डाला, तो हमारी जो अभिक्रिया की गति हो गई वो तेजी से बढ़ गई, और जब बढ़ गई तो वो बढ़ गई तो बनाता क्या है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, और क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरक होता है उसे हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। यहीं पे इसका अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण हमारा है 2SO2 और O2, फिर रिएक्शन का साइन NO नाइट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे 2SO3, ठीक है। तो 2SO3 बनाता है ये दोनों अभिक्रिया करके, जब हम ये डाल देते हैं नाइट्रिक, हम यहाँ पे NO डाल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए NO जब डालते हैं तो यहाँ पे ये जो होता है ये क्या करता है, अभिक्रिया के जो वेग को है वो बढ़ा देता है, और जब अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तो यहाँ पे बन जाता है SO3, ठीक है। तो NO यहाँ पे काम कर रहा है, NO काम कर रहा है यहाँ पे क्या, वृद्धि करने का काम, ठीक है। तो इसलिए ये भी धनात्मक उत्प्रेरक का ही उदाहरण है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा नंबर की। तो दूसरा नंबर है यहाँ पे ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, ये क्या करते था, घटा देता है अभिक्रिया को, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले या घटाने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। अगर किसी वेग को हम लोग जो अभिक्रिया होती है और किसी वेग को अगर कम कर दिया जाता है तो इस प्रकार से क्या कहलाता है कि ऋणात्मक, मतलब पहले वो काम कर रहा था और जैसे भी काम कर रहा था उसमें जब हम गए और उसमें हमने क्या किया, मान लीजिए कि ध्वनि वो जल रही, ज्वाला जल रही, उसमें पानी डाल दिया जाके, तो वो अभिक्रिया क्या होगी, धीरे से कम हो गई, और जब कम हो गई तो इस तरह का जो ये कहलाता है ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया जब हो रही थी तो हमने उसमें जाके डाल दिया ग्लिसरॉल, जब ग्लिसरॉल डाल दिया तो अभिक्रिया की जो गति हो गई वो धीरे हो गई, मतलब कम हो गई, और जब कम हो गई तो इस तरह की जो क्रिया कहलाती है ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाती है। तो 2H2O2 की जब अभिक्रिया हम करवाते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, पहला जल और दूसरा ऑक्सीजन में टूट जाता है, 2H2O + O2, ठीक है। चलिए ये हमारा दूसरा सेकेंड नंबर था, इसी का तीसरा पार्ट पढ़ लेते हैं। तो तीसरा पार्ट होता है स्व उत्प्रेरक, ठीक है, जिसे स्व उत्प्रेरक भी कहते हैं और स्वतः उत्प्रेरक भी, ठीक है। वैसे स्व उत्प्रेरक होता है, यहाँ पे लिखा है स्वतः उत्प्रेरक, ठीक है। स्वतः उत्प्रेरक लिखिए, स्व उत्प्रेरक लिखिए। देखिए स्व उत्प्रेरक क्या होता है, जो स्वयं उत्प्रेरक का काम कर ले, ठीक है, वो जो क्या करे, जिसमें हम कोई उत्प्रेरक लगाए नहीं, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन चिन्ह लगा लीजिएगा, लेकिन वो जो होता है वहाँ पे स्वयं उत्प्रेरक का काम कर लेता है, ठीक है। जो वहाँ पे होता है पदार्थ वो स्वयं वहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है, तो ऐसे उत्प्रेरक को हम लोग स्व उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब किसी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं, हम खुद अपने मन से सोचें कि हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और हमें अच्छे नंबर लाने, तो ये क्या हुआ, ये स्व उत्प्रेरक हुआ, मतलब हम स्वयं से अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है, हमें किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाता है, स्व उत्प्रेरक कहलाता है, जो स्वयं अपने आप से काम करने लगे। जैसे यहाँ पे हमारा जो पदार्थ है ये है एथिल एसीटेट, और ये स्वयं से उत्प्रेरक का काम कर रहा है, मतलब ये स्वयं से जल्दी अभिक्रिया को करना चाहता है, ठीक है, तेजी से करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी उत्प्रेरक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग स्व उत्प्रेरक कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। देख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें बनने वाला उत्पाद ही अभिक्रिया की गति को या तो कम करे या तो तेज करे अथवा परिवर्तित करे, तो ऐसे उत्पाद को स्व उत्प्रेरक या स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं, और इस क्रिया को हम लोग स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को स्वतः उत्प्रेरक, अगर स्वतः उत्प्रेरण पूछ ले तो इस क्रिया को स्वतः उत्प्रेरण कहा जाता है। यहाँ पे अगर उदाहरण की बात करें तो देख लीजिए उदाहरण क्या है, मेथिल एसीटेट की जब जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो मेथिल एसीटेट यहाँ पे खुद ही उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ठीक है।
अब क्रिया करवाते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल, और दूसरा हमारा है एथेनॉल C2H5OH, जिसको बोलते हैं एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये दो भागों में टूट जाता है। तो ये इसका उदाहरण है। एक मिनट, एक बात देख लीजिएगा, यहाँ पे जब भी हम किसी का उदाहरण लिखें और रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन हमेशा ब्रैकेट के अंदर बंद होनी चाहिए, वो भी कलर स्केच से। ठीक है, ध्यान से। और जब भी हम अगर किसी इस चीज को जैसे लिखें तो ये ब्लैक से लिखा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो चौथा नंबर इसी का था वो था जैव उत्प्रेरक। ठीक है, जैव उत्प्रेरक क्या होता है, चौथा नंबर इसी का है। ठीक है, और चौथा जो नंबर है जैव उत्प्रेरक, इसकी बात कर लेते हैं। तो जैव उत्प्रेरक क्या होता है, प्राणियों के शरीर में, ठीक है, होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की गति में परिवर्तित करने वाले विभिन्न पदार्थों को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। प्राणियों के शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की गति में परिवर्तित करने वाले विभिन्न पदार्थों को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम जैव उत्प्रेरक के ही उदाहरण है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो एंजाइम पाए जाते हैं किसके उदाहरण है, जैव उत्प्रेरक के उदाहरण है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसे यहाँ पे लिखा है, देखिए, एंजाइम विशिष्ट प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अलग अलग अपक्रियाओं की गति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहला यूरिया की अगर जल से अपक्रिया करवाते हैं और यूरिया जहाँ उत्प्रेरण का काम करता है तो बन जाती है अमोनिया और CO2। ठीक है, 2NH3 और CO2। फिर माल्टोज किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में, जहाँ पे माल्टेज क्या करता है, यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। उत्प्रेरक वर्धक, उसके पहले देख लीजिए, एक यहाँ पे केवल 4 टाइप अभी दिए हैं हमको, लेकिन एक पहले यहाँ पे 5 टाइप होते थे। वो 5वां जो टाइप होता था वो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, वो था प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, प्रेरित उत्प्रेरक, शायद यहाँ सिलेबस में नहीं दिए है। ठीक है, वैसे होना चाहिए था, अगर हम इसे ध्यान से और बुक में देख लेंगे, अगर होगा तो हम ये आपको लास्ट में करवा देंगे। ठीक है, पर यहाँ पे बता देते हैं कि प्रेरित उत्प्रेरक को होता क्या। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, ये हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, तो आप 5 नंबर डाल के उसे प्रेरित उत्प्रेरक को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है, प्रेरित उत्प्रेरक वो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा भटका हुआ है। ठीक है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। ठीक है, और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, अपना सब्जेक्ट पूरा नहीं कर रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो मान लीजिए जैसे कोई भी व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति है, या उसका दोस्त है, उसका फ्रेंड है, ठीक है, तो वो जाके उसको समझाता है कि बच्चे पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से, अभी आपको घूमना फिरना नहीं चाहिए, टहलना नहीं चाहिए और भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जब वो आपको समझाएगा, हो सकता है कि आपका मन जो हो वो, यह मान लीजिए हमारे टीचर ही हो और वो हमको समझाएं कि आपको पढ़ना चाहिए, अपना सब्जेक्ट पूरा करना चाहिए कायदे से, और रेटिंग बना के बढ़िया अच्छी स्पीच दे के हमको समझाते हैं, तो हम उनकी बातों को समझ जाते हैं। और जब हम उनकी बातों को समझ जाते हैं तो हम वैसा ही कार्य करते हैं जैसा कि उन्होंने हमें समझाया था। तो इस तरह का जो उत्प्रेरक होता है वो कहलाता है प्रेरित उत्प्रेरक। वो किस तरह से उत्प्रेरक क्या होता है, प्रेरित उत्प्रेरक, मतलब किसी की प्रेरणा से वो कार्य करने लगता है, पहले वो उस कार्य को नहीं करता है, पहले वो पढ़ता नहीं है, पहले वो दिमाग नहीं लगाता पढ़ाने, लेकिन जैसे उसको समझाया जाता है टीचर के द्वारा तो वो अपना जो है सारा दिमाग अपनी पढ़ाई पे लगा देता है। ठीक है, और समझता है बात को। तो इस तरह का जो उत्प्रेरक होता है वो कहलाता है प्रेरित उत्प्रेरक, मतलब उसने किसी से प्रेरणा पाई और फिर उस काम को किया। ठीक है, तो जब वो इस काम को करने लगा तो इस तरह का जो उत्प्रेरक होता है वो प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस में नहीं दिया था, हम दूसरी बुक में देखेंगे, शायद प्रेरित उत्प्रेरक दिया होगा, तो हम आपको इसको डिफिनीशन भी उदाहरण से दे देंगे, अभी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपका मन हो यहीं पे लिखने का तो आप 5 नंबर डाल के, हमने बताया जो भाषा, वही आप प्रेरित उत्प्रेरण में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, ये 5 नंबर था प्रेरित उत्प्रेरक के बारे में। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़ते हैं, ये इसके पाठ में नहीं है, ये है हमारा उत्प्रेरक वर्धक, हेडिंग डाल दीजिएगा, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक में होता है,
वर्धक मीन क्या होता है, बढ़ाने वाला कार्य, ठीक है। तो बढ़ाने वाला कार्य क्या होता है, तो जब वर्धक मतलब होता है कि क्रिया को बढ़ाना, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसकी डिफिनीशन, वे सभी पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया में मिलाने पर, वे सभी पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया में मिलाने पर उसमें उपस्थित उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। वे सभी पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया में मिलाने पर, जब कोई पदार्थ होगा अभिक्रिया करेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ उत्प्रेरक की जो मतलब हम मिला देंगे उसमें पदार्थ, तो उसमें उपस्थित उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता में हो जाती है, क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब कोई हम पदार्थ मिला देते हैं उत्प्रेरक में, तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, यहाँ पे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो जब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है तथा अभिक्रिया की दर में परिवर्तन हो जाता है, मतलब अभिक्रिया की दर जो जैसा काम कर रही थी उस तरह से ना काम कर, डिफरेंस काम करने में डिफरेंट काम करने लगती है, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्धक, ठीक है। मतलब क्या किया उसने, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दिया, वृद्धि कर दी, वृद्धि में बढ़ाना होता है, तो ये ऐसा जो परिवर्तन होता है उसकी क्रिया की दर में, ऐसा ही ये कहलाता है उत्प्रेरक वर्धक। अब उत्प्रेरक वर्धक के उदाहरण को देख लेते हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था इसको, ये उत्प्रेरक वर्धक का उदाहरण है N2+3H2 और फिर रिएक्शन का साइन ऊपर Fe और मोलिब्डेनम, ठीक है, आयरन और मोलिब्डेनम MO, ठीक है, ये दोनों उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे Fe उत्प्रेरक का काम कर रहा था, Fe उत्प्रेरक का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मोलिब्डेनम जो हमने रखा है इसने Fe की भी क्रियाशीलता में वृद्धि कर दी, Fe की क्रियाशीलता में वृद्धि कर दी, ठीक है। तो ये है मोलिब्डेनम, तो अब क्रिया में वृद्धि कर दी, वो झट से बना लिया उसने 2NH3, ठीक है। तो यहाँ जो देखिए लिखा भी है नीचे, यहाँ मोलिब्डेनम जो चूर्ण होता है उत्प्रेरक Fe आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाकर अभिक्रिया की गति को और अधिक बढ़ा देता है, ठीक है। ये पहला उदाहरण। सेकेंड उदाहरण की बात करते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, वनस्पति तेल +H2, ऊपर लिखा है निकेल पहले उत्प्रेरक था, फिर हमने इसमें Cu भी डाल दिया। जब Cu यहाँ पे लगा दिया तो Cu ने Na की उत्प्रेरकशीलता को बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वनस्पति घी जल्दी से बन गया, ठीक है। तो यहाँ जो Na है वो उत्प्रेरक तथा कॉपर उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं उत्प्रेरक विष की, ठीक है। उत्प्रेरक विष की बात करते हैं तो उत्प्रेरक विष क्या होता है, उत्प्रेरक विष होता है वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में मिलाने पर उसमें उपस्थित उत्प्रेरक को कम क्रियाशील कर देते हैं, ठीक है। पहले वृद्धि कर रहा था, अब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो और प्रेरक विष के रूप में माने जाते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उदाहरण की, तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण वही है सेम, देखिए N2+3H2 पर लिखा हुआ है, Fe पे लिखा है 2NH3। तो इस अभिक्रिया में अगर देखिए इस अभिक्रिया में इस तरह से रिएक्शन होती है, मान लीजिए ये हमारी रिएक्शन है सेम N2 3H2, पिछली उसमें भी था लेकिन उसमें हमने एक्स्ट्रा मिला दिया था, मोलिब्डेनम मिला दिया था, यहाँ पे नहीं मिलाया। तो देखिए N2+3H2 Fe और फिर रिएक्शन का चिन्ह लिखा हुआ है 2NH3। तो इस अभिक्रिया में अगर हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इस अभिक्रिया में अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला देते हैं तो ये जो आयरन होगा उसकी क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर डाल देते हैं मतलब मिला देंगे तो इसकी जो क्रियाशीलता हो, जो आयरन कार्य कर रहा था बढ़ाने का, तो इसकी जो क्रिया उत्प्रेरक का काम कर रहा था तो इसकी क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। तो यही चीज कहलाती है उत्प्रेरक विष कहलाती। क्या कहलाती है, विष कहलाती है। तो नोट कर लीजिए ये उदाहरण है हमारा, यहाँ पे CO भी लिख लीजिएगा साइड में नीचे। मतलब अब चलिए, अच्छा चलिए बस यहीं पे आज की क्लास जो हमारी होती है यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास हम करेंगे